एशिया टाइम स्पेशल में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। एशिया टाइम स्पेशल में हम प्रमोद पावा जी से सवाल करते हैं और वो हमारे इन सवालों का जवाब देते हैं और इन सवालों में वो सवाल भी शामिल होते हैं जो आपकी तरफ से पूछे गए हैं। आप अपने सवाल हमसे हमेशा पूछते रहिए। अगर आपके सवाल इस शो में शामिल किए गए तो आपको स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है। जी हाँ, आपको कोई स्पेशल गिफ्ट ज़रूर देंगे हम, इसका वादा करते हैं। आपसे सिर्फ़ एक ही गुज़ारिश है कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रोग्राम को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, क्योंकि ये एक वो शम्मा है जो आपकी मेहनत से चल रही है। तो नाज़रीन, सीधे चलते हैं प्रमोद पावा जी की तरफ। नाज़रीन आदाब, इस शो में एक बार फिर हाज़िर हैं हम। पिछले एपिसोड में जो सवालात पूछे गए थे, उनका सिलसिला इसमें कायम रहेगा। आपको सीधे उन सवालात की तरफ ले चलते हैं। ठीक है सर, इनको देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे। एक जो हम अभी तक बात करते आए इंटरनेशनल लीग के ऊपर और बहुत सारी आपकी राय लोगों को पसंद आ रही हैं। मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि पुलिस जिसका बार-बार आ रहा है, हिंदुस्तान में भी कभी कुछ हंगामे होते हैं उसके अगेंस्ट, अमेरिका में भी उसके खिलाफ चल रहा है हंगामा, जैसे आपने कहा कि पुलिस को ही खत्म कर दिया जाए। पुलिस की असल डेफिनिशन क्या है? ये डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया था हिंदुस्तान में और ये कब से है? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये हमारे यहाँ जो पुलिस है ये 1860 के एक्ट के अनुसार बनी हुई है, जो अंग्रेजों ने बनाया था। पाकिस्तान में भी आज तक वही एक्ट चलता है। और आपको बहुत मजे की बात बता दें कि लाठी कंधे की ऊंचाई तक की लाठी जो कमर से नीचे ना हो, ये लाठी हमारी पुलिस की वर्दी का एक हिस्सा है। अगर कोई पुलिस वाला आपको थप्पड़ मार देता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, रिपोर्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको लाठी से मार देता है तो कानूनन आप उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करा सकते। अगर वो आपकी चलती हुई मोटरसाइकिल में लाठी मारकर गिरा देता है तो आप उसका अपोज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो हाथ से गिरा देता है तो वो उसके लिए गैर कानूनी होगा। तो हम आज तक उसी डेफिनेशन पर चल रहे हैं। और पुलिस आज भी हमारे यहाँ जनता को धमकाने का या जनता को डराने का एक तरीका है। यह एक उसका टूल समझ लें। ये एक हमारा सरकारी गुंडा टूल आप इसको मान सकते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की हमेशा से बहुत बार बातें होती रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो दरोगा जी लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, जो दरोगा जी पुलिस पे लाठी चलाते हैं, वही दरोगा जी कानून की चार्जशीट भी बनाकर रखते हैं। तो ये सब तीनों चारों चीजें अलग अलग हैं। कम से कम ये तो हिंदुस्तान में अलग होनी चाहिए। और आप जैसे हम कहते हैं कि पुलिस नहीं होनी चाहिए, इस दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं, 29 मुल्क तो कम से कम मैं जानता हूं जहां आर्मी नहीं है। ऐसे भी मुल्क हैं जहां जेलें नहीं है। ऐसे भी मुल्क हैं जहां पुलिस नहीं है। और ज्यादातर मुल्कों में जितने डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर पुलिस वाला अपने हाथ में डंडा भी नहीं रखता। डंडे रखने वाली पुलिस अलग से होती है। जो दंगा फसाद या ऐसे किसी इंसिडेंट पर आती है उसके पास हथियार भी होते हैं, उसके पास हेलमेट भी होता है। लेकिन इन जनरल पर जो पुलिस वाला चालान करता है, गाड़ी रोकता है, उसके पास डंडा भी नहीं होता। जबकि हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले के पास रिवॉल्वर भी होती है। उससे पूछो कि जब अगर कोई ड्राइवर गलती कर रहा है तो उसको रिवॉल्वर से गोली मारेगा। लेकिन हिंदुस्तान है अभी, अगर आप दूसरे मुल्कों के कंपेरेटिवली देखें, जितनी डेवलप कंट्रीज हैं या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, हम लोगों की सोच और हम लोग बहुत पीछे हैं। अभी हमें बहुत तरक्की करनी है, हमें अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना है, बहुत आगे ले जाना है। तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि हम अपने चारों तरफ ये कहने के लिए के हकदार बने कि हमें पुलिस नहीं चाहिए, हमें थाना नहीं चाहिए। वैसे एक बहुत पुराना चुटकुला है गांव का कि जी पहले हमारे यहाँ बहुत सुकून रहता था, लेकिन अब पुलिस चौकी आ गई, अब चोरी भी होती है, गुंडागर्दी भी होती है। चलिए, बहुत मजेदार बातें हुई आपसे। और जैसा कि हमने बताया कुछ टाइम की लिमिटेशंस हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, या कोई और चीज अगर आप कहना चाहते हैं तो प्लीज। नहीं, हमारे पास अभी 5 मिनट हैं। मैं आपको नेपाल के बारे में बता रहा था कि नेपाल के और हमारे ताल्लुकात कहाँ से शुरू होते हैं। आप को बड़ी मजेदार बताएं कि साउथ एशिया में
एशिया में अगर सबसे पहली राजनीतिक शरण किसी ने दी थी तो वो नेपाल के महाराजा थे। जब महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी वाइफ जो थी अहलिया, माता जिंद कौर, उन्होंने माता जिंद कौर को कैद कर लिया। तो माता जिंद कौर को कैद से छुड़ाने के लिए उनकी एक नौकरानी थी मुस्लिम, उसने रानी का रूप बना के रानी वाले कपड़े पहन लिए और अपने कपड़े माता जिंद कौर को दे दिए और माता जिंद कौर जेल में से नौकरानी बन के निकल गई और उनकी जगह वो नौकरानी वहां कैद हो गई। बाद में उसके साथ क्या हुआ उसको हिस्ट्री नहीं बताती। वहां से माता जिंद कौर सीधा नेपाल चली गई। महाराजा नेपाल ने माता जिंद कौर को राजनीतिक शरण दी, उनको इज्जत से रखा और पूरी महारानी वाले जितनी सुख सुविधाएं जो प्रोटोकॉल होते हैं वो दिए। अंग्रेजों ने उन पर दबाव डाला कि आप इनको हमें वापस कर दें, ये हमारे कैद से भागी हैं। तो गोरखा योद्धाओं ने, तब तो उनके पास हथियार भी नहीं होते थे, नेपाल नो डाउट बहुत गरीब मुल्क रहा है, हमेशा से पहाड़ी मुल्क रहा है, उन्होंने अपनी खुखरी के बल पे खड़े हो गए थे कि कोई अंग्रेज का हिम्मत नहीं है, जिसको हमारे महाराजा ने अगर शरण दे दी है, जो हमारा मेहमान है, तो उसकी तरफ वो आंख उठा के भी देख ले। और वो वहां बहुत सुरक्षित रही, बहुत इज्जत से रही। बाद में फिर वो खुद अपनी मर्जी से कलकत्ता आई, कलकत्ता से लंदन आई और लंदन वहां वो साजिशन 1 साल के अंदर अंदर फौत हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश यही की थी कि मेरी हड्डी और मेरी मिट्टी को कम से कम इन अंग्रेजों के मुल्क में दफन ना किया जाए, तो उन्हें वापस लाहौर लाके दफन किया गया था। तो नेपाल कभी भारत से अलग नहीं रहा और नेपाली बहुत अना वाले लोग होते हैं, इज्जत वाले लोग होते हैं। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए थी, हमें उनके साथ बिगाड़ना नहीं चाहिए था, बना के रखना चाहिए था। अभी भी गुंजाइश है कि हम बिगड़ी को संभाल लें तो बेहतर रहेगा, वरना हम भी अपने आप में बहुत कमजोर हैं। इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अभी भी मोहब्बत प्यार के रास्ते बाकी हैं, हमें निभा लेना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और थी, मैं ये पूछ रहा था, ये थोड़ा सा अलग, मैं पूछूं नहीं पूछूं उसके लिए कि जी हाँ, जिस तरह पाकिस्तान अगर कोई हंगामा करता है तो ये पूरा शुरू हो जाता है मुसलमानों के खिलाफ। नेपाल इकलौता हिंदू मुल्क है, तो क्या अब नेपाल के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ये पूछे नहीं पूछे? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये सबसे बड़ी लानत अपने नहीं, मैं रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? ये डिलीट, ये रखूं ना रखूं? हाँ, नहीं रख सकते हैं। मैं चले पूछता हूं फिर। सर, बिल्कुल मोहब्बत और प्यार कायम रहे और सारी चीजें प्यार मोहब्बत से ही निबट जाएं, बहुत अच्छा है। एक मेरे दिल में एक सवाल आया अभी कि जिस तरह अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई भी हंगामा होता है, कुछ भी होता है पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और ब्लेम किया जाता है और कहीं ना कहीं उनको दूसरी नजर से देखा जाता है। अगर हम नेपाल की तरफ देखें, जो नेपाल ने कल गोली चली है, वहां पर एक हमारा शहरी मारा गया है, उसके बाद अब शायद छोड़ भी दिया कल कुछ लोगों को जिन्हें अरेस्ट किया गया था। अगर अब ये नेपाल चीजें करता है तो क्या हिंदुओं को या पहाड़ियों को उसी नजर से देखा जाएगा जिस तरह मुसलमानों को देखा जाता है इस मुल्क में? बड़ा मजाहिया सा सवाल है आपका, और इस सवाल के जवाब में तो सिर्फ उन लोगों के मुंह पर लानत है। और पंजाबी में कहते हैं लाख दियां लानता ने, जो ये मानते हैं कि अगर कोई हिंदुस्तानी मुसलमान है तो उसे पाकिस्तान से मोहब्बत होगी, या अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू है तो उसे भारत से मोहब्बत होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। शायद हमसे भी ज्यादा ये मुल्क उन मुसलमानों का है जिन्होंने 1857 में कुर्बानियां दी थी। ये मुल्क उन मुसलमानों का है, उस ब्रिगेडियर उस्मान का है जिसने कश्मीर को हारने से बचाया था, उस अब्दुल हमीद का है जिसने पैटर्न टैंक उड़ाए थे, ये उस अब्दुल कलाम का है जिसने मिसाइलें बनाकर दी थी, ये उस मौलाना आजाद का है जिसने यहाँ के निजाम को, यहाँ के एजुकेशन को एक नई दिशा दी थी। ये हिंदू मुसलमान ये सब बेकार की बातें हैं। और इसके अलावा आपको एक मजेदार बात बताएं कि आज की डेट में नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है और वहां के अंदरूनी हालात ये हैं
कि वहां हिंदू मंदिर बहुत तेजी से चर्च में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब उसके लिए तो ये जितने चंदा लेने वाले हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे, इन्हें आवाज उठानी चाहिए। हम तो सभी को मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो एको ब्रह्मी द्वितो नास्ति, अल्लाह अकबर, तो वही एक ही पावर है। गीता खुद कहती है, गीता में खुद भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना मेरा रंग है, ना रूप है, ना शक्ल है, ना मैं पैदा होता हूँ, ना मैं मरता हूँ। वही बात कुरान में कहते हैं। जब एक ही बात दोनों किताबों में है, तो फिर हमारा फजीता क्या? अगर भारत का मुसलमान पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, तो इसका मतलब पाकिस्तान का हिंदू और पाकिस्तान का सिख हिंदुस्तान से मोहब्बत करता होगा। वो अपने मुल्क में देशद्रोही है? ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुल्क मुसलमानों का हमसे भी पहले जी। है। अच्छा सर, एक चीज और थी, अभी जैसे परसों गुलजार साहब का इंतकाल हो गया है जी और उनसे रिलेटेड वाकयात भी हैं। एक बार उन्होंने नमाज भी पढ़ा दी गई थी, क्योंकि जो सुना है कि ओल्ड दिल्ली में कहीं मुशायरे में गए और लोगों को समझ नहीं आया, बुजुर्ग सबसे ज्यादा यही लगे कपड़ों के हिसाब से भी और शेरवानी वगैरह। किसी ने कहा कि साहब गुलजार साहब आप नमाज पढ़ा दीजिए। इन्होंने नमाज पढ़ा भी दी, लोगों ने नमाज पढ़ भी ली थी और बाद में लोगों को पता चला कि ये तो पंडित के पीछे नमाज हो गई हमारी। तो इस तरह की शख्सियात से कभी आपका वास्ता पड़ा है या गुलजार साहब से कभी आपका ताल्लुक रहा है, कभी मुलाकात हुई हो तो एक कोई किस्सा उनका बताइए। अब उनका किस्सा क्यों पूछते हैं? मेरा किस्सा पूछिए ना। आप आप जानते हैं आपके हमारे जी 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 आप जी जानते हैं हमारी वालिदा हाफिजा कुरान थी। जी जी बताया था आपने जी। और हाफिज कुरान होने के बावजूद भी उनका अकीदा अगर गुरुद्वारे पे था तो हमेशा के लिए था। आप जानते हैं कि करतारपुर में गुरु नानक देव जी की जहां समाधि है, वहां एक ही छत के नीचे उनकी समाधि भी है और उनकी मजार भी है। वहीं फाता भी होता है, वहीं शबद कीर्तन भी होता है। वो हाजी नानक पीर भी कहलाते हैं और बाबा गुरु नानक देव भी कहलाते हैं। ऐसी बहुत सी शख्सियत हैं, खुशवंत सिंह हैं, कुलदीप नैयर हैं। तो जैसे आपने पहले सवाल पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी होने का इल्जाम मुसलमानों पे लग जाए, तो मुसलमानों से पहले तो इल्जाम इन लोगों पे लगना चाहिए था जिन्होंने अपनी वसीयत में कहा था। खुशवंत सिंह ने कहा था कि मेरी अस्थियां गंगा जी में न डाली भाई जाए, उसको मेरे गांव हदाली जिला झेलम पाकिस्तान में कहीं दफन कर दिया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हालांकि उस वक्त में वहीं था, मैंने उसके लिए जो भी हो सका किया। वहां जहां जिस स्कूल में वो पढ़े थे उसी स्कूल में 2 गज जगह देके उनको वहां सुकून से दे दिया। कुलदीप नैयर जी ने वसीयत की थी कि मेरी अस्थियां लाहौर के रावी में प्रवाहित की जाएं, गंगा जी की जगह। उनकी अस्थियां लाहौर में प्रवाहित की गई थी। हमारे एमडीएच वाले बाबा जी हैं जिनकी फाइल गुमी हुई है, वो आज भी सियालकोटिये कहलाते हैं। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो करोल बाग के यहाँ की ज्वेलरी मार्केट में जाएं, आपको पाकिस्तान के हर शहर की दुकान मिल जाएगी ज्वेलरी में। आप अगर दिल्ली में घूमें, आपको गुजरांवाला टाउन मिलेगा, आपको डेरावाल मिलेगा, आपको मुल्तान नगर मिलेगा, आपको कोहाट एनक्लेव मिलेगा। तो पाकिस्तान तो दिल्ली में बसा हुआ है। ऐसे अगर आप पाकिस्तान में चले जाएं तो आपको फैसलाबाद में लुधियाना के सरदार के चने मिलेंगे। हालांकि उसको हाजी जी चलाते हैं, लेकिन वो अपने आप को आज भी कहते नहीं मैं सरदार के चने करके बेचता हूँ। लाहौर में आपको अमृतसर की हट्टी मिलेगी खाने की सबसे बढ़िया। कराची में तो दिल्ली वाले और बनारस चौक बड़ा फेमस है। दिल्ली की बेडमी कचौड़ी मेरे ख्याल दिल्ली से भी ज्यादा कराची में बिकती होंगी। तो ये सिर्फ नफरतें, कॉन्फ्लिक्ट या वार, ये सियासत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस नफरतों को हमने अगर पनपने दिया तो इस मुल्क को 512 हिस्सों में होने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर यही मुल्क, यही मोहब्बतें हमने अपने आसपास अपने साथ में खड़ी रखी तो कोई दुनिया की हस्ती नहीं है जो हमारी तरफ मैली आंख उठा के भी देख ले। बिल्कुल सर, कोई इंशाल्लाह दुनिया ताला की हस्ती की औकात नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठाकर देखे। हमें सिर्फ यूनाइट होने की जरूरत है, प्यार मोहब्बत बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए हम दुआ भी करेंगे और कोशिश करेंगे
और जितने लोग हमें देख रहे हैं, हमारी सबसे यही ख्वाहिश है कि आप लोग दुआ करें और कोशिश करें इस चीज़ के लिए कि ये कम्युनल हार्मोनी बनी रहे, लोग इसी तरह जुड़े रहें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने के लिए, और शुक्रिया बड़ा जनाब, अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपसे बातें और भी होती, लेकिन वही है कि हमारे पास भी टाइम के लिमिटेशंस है, आपका भी टाइम बहुत प्रीशियस है। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है, कुछ नए जी सवालात के जरूर, साथ। जरूर। अल्लाह जी, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर पावा, जिनसे अभी हम सवाल कर रहे थे और वो हमारे जवाब दे रहे थे। आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी के साथ हमें दे सकते हैं। अगर आपका सवाल इस प्रोग्राम में शामिल हुआ, तो आपको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा एशिया टाइम्स की तरफ से, इसका हम वादा करते हैं आपसे। तो आप सिर्फ़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस तरह से भी चाहें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे दरवाज़े हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं, आपके सजेशंस का हमें इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते या अगले शो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।